हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक क्लास 10 केमिकल रिएक्शन की टाइप पे आ गए हैं। 5 रिएक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था। फिर से मैं रिकैप करूंगा और जल्दी से खत्म करना चाहूंगा, ठीक है? तो चलिए आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता क्या है? जब कोई भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे या उससे ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करें सिंगल प्रोडक्ट, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो, CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस हीट इवॉल्व हो गई। अब ये तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकालेगा। ये तो मैंने बताया, लेकिन हाँ पिछले वीडियो में मैंने कुछ और चीजें भी बताई थी। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्यूक्लाइम होता है, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, भाई याद है ना? तो वो हमारा क्यूक्लाइम हो जाता है। स्लेक लाइम इसको कहते हैं। CaCO3 जब हम लोग पुट्टी लगाते हैं दीवार पे, जब वो थोड़े 2-3 दिन के बाद चमक आता है ना उसमें, जब एकदम टाइट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? CaCO3 बन जाता है हमारा। तो वो CaCO3 हमारा क्या, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक भी चीजों में यूज किया जाता है। ये मैंने बताया था। अब कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दूं। चलिए, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 CO2, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा मैं बता दूं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 प्लस O2 2H2O, ये हमारा वाटर बन गया। ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए, ठीक है? अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो CaOH2O और ये CaOH2 हुआ है ना, और हीट जो इवॉल्व हुई है, इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो हीट इवॉल्व हो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? शब्द पकड़ोगे ना तो बहुत कुछ निकाल ले जाओगे मीनिंग। जैसे एक्सो मतलब क्या, भाई उठा के बाहर फेंक दे। एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, तो हीट तो बाहर ही जा रहा है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहते हैं। व्हेन heat produced along with the formation of product is known as exothermic reaction। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। अब एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल आपके यहां हो गए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जस्ट लाइक CH4 प्लस O2। जब ये आप CH4 प्लस O2 को बर्न करोगे ना तो आपका हो जाएगा CH3OH। CH3OH हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे, सर ये जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है CH4 जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया CH3OH। हाँ भाई, अब बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। बैलेंस तो मैंने आपको सिखा भी दिया था, ठीक है? अब कुछ मैं और भी एग्जांपल दूं। जैसे लाइक देखिए, रिस्पायरेशन, बायोलॉजी में एक टर्म है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, उसमें भी मैं बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस का अगर आप लोग एक वो पढ़े होंगे, इक्वेशन जो होता है रिएक्शन का, उसमें देखे होंगे इसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट निकाल नहीं रहा है। मतलब समझ रहे ना कि हीट वहां से निकल नहीं रहा, सनलाइट की जरूरत है उसको। तो जरूरत है तो इंडो है, मतलब अंदर आ रही है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और जो बाहर जा रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो एक टाइप का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन रिस्पायरेशन जो है, हीट निकालता है रिस्पायरेशन, तो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट वहां से निकल गया। ये। और तीसरा मैं और एग्जांपल आपको दे दूं। जब भी कोई भी आप देखोगे, जब भी कोई भी वेजिटेबल होता है, जब हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं ना मैन्योर के फॉर्म में, कंपोस्ट के फॉर्म में, तो वहां से हीट निकलता है। आप कभी देखो भी, कभी जाते फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर लैब में, फैक्ट्री में, वहां देखोगे ना, जब भी मैन्योर बनता है तो उसके अंदर से हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ऊपर चिमनी बना देते हैं। वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूरा बता दिया। अब
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट हुआ। अब एक चीज और, अब मैं आपको बताऊं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट पूरा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन पे क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं, अब वही सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब when one reactant when one reactant decompose into a one or more product is known as decomposition reaction। मतलब अब एक ही रिएक्टेंट है, मतलब एक ही रिएक्टेंट, एक से ज्यादा नहीं, अब वो डिकम्पोज होगा प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्शन बनेगा उसमें प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे। कैसे, एक एग्जांपल मैं ले लूं FeSO4 का। FeSO4 है ना, फेरिक सल्फेट है। अब ये जो फेरिक सल्फेट है ना बाबू, ये फेरिक सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का, ठीक है। और जब इसको आप हीट करोगे, आप इसको जब हीट करोगे ना, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 2FeSO4। अब FeSO4 को हीट करोगे तो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने बताया था, जब भी कोई भी रिएक्शन होना है ना, तो हमें कुछ ऑब्जॉर्ब होना है। ऑब्जॉर्ब मतलब कैसे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये सब हमको ऑब्जॉर्ब होगा। यहां भी हमको ऑब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ, महक, फ्रेग्रेंस, बहुत कुछ चेंज हो गई। कैसे, जब ये ग्रीनिश कलर का था ना FeSO4, जब हीट होगा ना तो यहाँ इसकी कलर भी चेंज होगी, इसका ऑर्डर भी चेंज होगा। अब एक चीज और, ये तो मैंने डिकम्पोजिशन बता दिया आपको। FeSO4 जो है ना, ये हमेशा FeSO4 इंटू 7H2O होता है। अब बोल रहे हो भाई ये कहां से आ गया, 7H2O की क्या जरूरत थी। देखो, हम लोग पानी क्यों पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट से हाइड्रेट करने के लिए ना, वैसे ही सेम FeSO4 भी अपना काम करता है। अगर ये 7H2O पूरा अब्जॉर्ब कर लोगे ना भाई, तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ टूट जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर 2 में पढ़ा जाएगा इसी बेस साल में। तो अभी इतना ही समझो, क्योंकि ये 7H2O के साथ रहता है तभी हीट होके ये बन रहा है। ये 7H2O खत्म। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक फॉर्म में निकल रहे हैं गैसेस के। अब ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा एग्जांपल डीकंपोजिशन का, जब आप CaCO3 को हीट करोगे, हीट तो बनाएगा CaO प्लस CO2। CaCO3 को हीट किए, CaO बनाया, CO2। हाँ, इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन। अब शब्द मैंने बोला था, शब्द पकड़ोगे ना तो पूरा मीनिंग ही जान जाओगे केमिस्ट्री का। थर्मल हीट, थर्मल हीट मतलब हीट से जो डिकम्पोज हो। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाओ भाई, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाएगा तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। फोटोलिथिक, फोटो से ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ लाइट की जरूरत है, मतलब सनलाइट की, वो फोटोलिथिक हो गया। अब मैं एक और हीट का एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे चलते हैं। लेड नाइट्रेट, ये जो लेड नाइट्रेट है ना, इसकी भी खासियत सुन लो। जब ये हीट होगा ना तो ब्राउन फ्यूम्स छोड़ेगा। ब्राउन फ्यूम्स क्या, ब्राउन फ्यूम्स तभी छोड़ते हैं जब कहीं भी हम नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड पा लें, समझ गए। मतलब यहां हमको मिलेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ये हमारा टूटा है। यहाँ 4NO2 हमें ब्राउन फ्यूम्स के तौर पे मिला है डिकम्पोजिशन में। हाँ, अब आप सोच रहे होगे सर ये हमको क्यों कलर, क्यों इतना ज्यादा बता रहे हैं, ये सब पेपर में थोड़ी ना आएगा। बाबू आएगा, बाबू आएगा। कैसे आएगा, ये ना X डाल देगा, ये ना Y डाल देगा, आपको कंपाउंड नेम याद रखना पड़ेंगे।
और ये पूछ लेगा इस कंपाउंड का कलर क्या था, इस एलिमेंट का कलर क्या था, तब आप वहां फंस जाओगे। समझ रहे हो? तब आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कलर के बारे में बता रहा हूं इतना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जस्ट लाइक वाटर। वाटर को अगर तोड़ना है तो 2H2O में इलेक्ट्रिक दौड़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, 2H2 प्लस O2, ये टूट गया इलेक्ट्रिसिटी से, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। अब फोटोलिथिक का, फोटोलिथिक का भी बता दो भाई। ठीक है, चलिए एक चीज मैं बताऊं, कहानी सुनो। जब आप सिल्वर क्लोराइड देखोगे AgCl, जब उसको आप हीट करोगे ना तो उसका पहला कलर क्या था, व्हाइट, लेकिन हीट के बाद क्या हो जाएगा, ग्रे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिकम्पोज हुआ। सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग। इसका अब मैं आपको इक्वेशन के तौर पे लिख दे रहा हूं, जैसे देखो 2AgCl जब सनलाइट पाया तो बनाया 2Ag प्लस Cl2। समझ में आया? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया व्हाइट ग्रे कलर। भाई कलर, हमारी जिंदगी भी कलर से ही चलती है, तो मैंने आपको कलर ही बताया। दूसरा 2AgBr, 2AgBr जब इसको हम लोग सनलाइट से करेंगे रिएक्शन तो ये भी बनाएगा 2Ag प्लस Br2। ये हो गया। अब एक चीज और, अच्छा पुराने जन्म का कुछ पिक्चर विक्चर देखे हो कभी भी, तो कैसे चलता था, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी होती थी ना, यही है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, यही मदद करता था व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। जैसे अब देखो ये हमारा व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में मदद करता था। हाँ, यहां से कुछ क्वेश्चन आए थे क्लास 10th में कि ये अगर व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में मदद करता है तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? भाई आंख खोल के देखो, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं है, क्योंकि हमको हीट की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब समझ में आया? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता भी क्या है, अपने से बनाओ भाई, कि जहां हमें हीट की जरूरत पड़ी जिस रिएक्शन में, वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका खत्म, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी पढ़ा दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी कहानी सुनो, क्या कहते हैं भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के बताना चाहते हैं। बोल रहे हैं व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो भैया तो फॉरेन बोल के चले गए, इसका मतलब क्या है? भाई इंडियन हम भी हैं, फॉरेन अभी रुक जाओ। जैसे देखो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का ना, याद है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। अब ये कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्शन कराएगा तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस 2Cu। अब ZnCuSO4 ZnSO4 2Co। भाई देखो यहां ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लेना पहली बात तो। लेकिन हाँ एक चीज ये बताऊं, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आपको पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम के, दूसरा होता है सोडियम Na, तीसरा होता है कैल्शियम, चौथा होता है मैग्नीशियम, पांचवा होता है एल्युमिनियम, फिर छठवा होता है Zn, फिर सातवां होता है Fe मतलब आयरन, फिर आठवां होता है आपका लेड Pb, नौवां होता है हाइड्रोजन, दसवां होता है कॉपर, 11वां होता है क्या भाई, सोचो कॉपर के बाद क्या आएगा, मरकरी Hg, 12वां होता है हमारा सिल्वर Ag, और फिर हमारा 13वां हो जाता है गोल्ड Au। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब भैया इसकी क्या जरूरत थी, इतना मस्त टॉपिक चल रहा था, ये कहां से आ गए? तो भाई देखो कोई हड्डी का कबाब नहीं बनाया आपका, यही हड्डी का कबाब आंसर देगा। अब देखो पोटेशियम सोडियम ये सब जितने भी मैं लिखा हूं यही इसके आंसर है। क्यों ZnCO को रिप्लेस किया, क्यों ZnCO को रिप्लेस किया, क्यों? क्योंकि Zn
और Cu देखो, Zn भाई बहुत अच्छे ताज पे बैठे हैं एकदम। Cu कितने पे हैं? छोटे ताज पे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुझे हटा दीजिए क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा पावर में हैं। इसीलिए Cu भैया निकल गए, Zn भैया आ गए, अपनी जगह ले लिए और Cu निकल गए। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब एक चीज और, ये जो CuSO4 था ना, ये कलर कैसा था? ब्लू था। लेकिन हाँ, ये जो ब्लू कलर था, जब इसमें जिंक, जब आयरन आएगा तो याद रखना, ये जिंक जब आएगा तो उसका जो कलर है वो फेड करेगा उसको। मतलब यहां से वो सिल्वर कलर को हटा देगा क्योंकि सिल्वर उसकी जगह हटा रहा है। मतलब यहाँ जो Cu था, जो ब्लू कलर का था, वो ब्लू कलर वो हटेगा क्योंकि Cu डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, और Zn आ रहा है, और जो उसकी आयरन नेल होगी वो आपकी ब्राउन कलर की हो जाएगी। ये आपके एक्टिविटी में ही होगा साइंस के, उसको देख लेना। ब्लू कलर फेड हो रहा है, इतना याद रखना। अब कुछ और एग्जांपल दे दूं। अब फेरिक ले लो, फेरिक भी Cu को हटाएगा, जाहिर सी बात है। अब कुछ और एग्जांपल दूं। फेरिक जब Cu को हटा दिया, अब Pb का ले लो, लेड, Cu से देखो, Pb प्लस CuCl2, ये क्या बनाएंगे भाई साहब? PbCl2 प्लस 2Cu। भाई ये भी अपना बनाए, ये भी अपना बनाए, ये भी सब अपना बना लिए, ठीक है। ये Pb भी अब Cu को रिप्लेस किया था, क्यों? क्योंकि Pb की जो, जान रहे हो ना, Pb की रिएक्टिविटी सीरीज जो थी वो हाई थी एज कंपेयर टू Cu की। तो जो रिप्लेस करे अपने एलिमेंट से एक ही कंपाउंड में, तो वो हो जाते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ है नहीं, व्हेन टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये आयंस कह दो, वहां आयंस का ज्यादा खेल होता है। अब आयंस क्या है भाई, ये बड़ी बात है। आयंस देखिए, जब ये सब आयंस जो है Mg2 माइनस, ये सब जो है, ये सभी आयंस हैं, ठीक है। अब जो मैं बोला हूं ग्रुप ऑफ एटम्स और जो आयंस एक्सचेंज हो, उसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल उसका भी दूंगा मैं। जैसे देखो, पहले उसको देने से एग्जांपल मैं एक चीज बताना चाहता हूं। प्रिसिपिटेशन पढ़े ही होंगे आप लोग। प्रिसिपिटेशन है क्या? जब भी कोई भी रिएक्शन हो, नीचे जाके बीकर में किसी में भी रिएक्शन कर रहे हो, कुछ भी फट जाए तो प्रिसिपिटेट कहलाता है। और किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको एग्जांपल दे दूं। Na2SO4 प्लस Na2SO4, आपका यहां ये सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ठीक है। Na2SO4 BaCl2, ये जब रिएक्शन कराएगा तो ये बनाएगा क्या? ये Na की जगह लेगा, ये Na की जगह लेगा, मतलब 2NaCl बना लेगा, प्लस ये आगे आ जाएंगे भाई साहब BaSO4 और 2NaCl बनाया। अब प्रिसिपिटेट कौन करेगा? सर ये प्रिसिपिटेट यही करेंगे भाई साहब, PPT, प्रिसिपिटेट यही करेंगे। मतलब BaSO4 नीचे जाके भटेगा, बैरियम, जो ये बैरियम सल्फेट है, यही जाके नीचे भटेगा, ठीक है। अब यही जो हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन है, इसी के अंदर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। बस आपको याद रखना है एक्सचेंज ऑफ आयन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमने कंप्लीट किया। अब लास्ट रिएक्शन जो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, छोटा सा है, उसको भी समझ लो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? मैंने पहले ही बताया था। ऑक्सीडेशन मतलब होता है जहां एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहते हैं? जहां लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ये दो टर्म हम पढ़ लिए, गेन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये दो पढ़े। अब ये जो रिएक्शन में दोनों फॉलो करे, उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन।
अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ 10th में रिडॉक्स रिएक्शन ये सब बहुत इजी हैं, लेकिन जब 11th में आप लोग जाओगे ना तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आएगा, तब वहाँ से पता चलेगा कितना ऑक्सीडाइज कर रहा है, तब उस नंबर के हिसाब से हम लोग उसको बताएंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ देखो, कॉपर तो जानते ही होंगे 2CO प्लस O2। भाई जब कॉपर से ऑक्सीजन पास कर दोगे ना तो बना देगा 2COO। ये जो है ना कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो गया, और हम लोग जानते थे कॉपर तो ब्राउन कलर का होता है। यहाँ कैसे दिक्कत हो गई, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइज करा दिया ऑक्सीजन पास करा के। भाई ऑक्सीडाइज हो गया तो ब्लैक कलर का हो गया। अब हमको कलर फिर से पाना है, कैसे पाना है, जैसे देखिए ये CO प्लस H2, जब CO प्लस H2 पास कर दोगे तो ये बना देगा 2CO प्लस H2O। अब 2CO प्लस H2O और ये CO बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये हमारा बना लेगा। लेकिन अब जो ब्लैक कलर का था ना हाइड्रोजन के पास होने से वो खत्म, ब्लैक खत्म, ब्राउन कलर आ गया। ये अब यहां से हम क्या सीखें, यहां से हम सीखें कि CO ऑक्सीडाइज हुआ तब जाके 2CO आया और CO H की जगह ले लिया और O को बाहर निकाल दिया, तो ये CO क्या, जैसे देखो अभी ये CO ऑक्सीडाइज है, लेकिन यही हाइड्रोजन इसकी प्लेस ले लेगा तो ये रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज को हटा रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन को जिस भी रिएक्शन में देखोगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आई, यहाँ पे आपका खत्म। अब देखो एक चीज फिर से मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 2CO नहीं था, O उसकी जगह पे आ गया, अटैच हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। O को बाहर कौन निकाला, H2, तो O को जो बाहर H निकाल रहा है वो रिडक्शन हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन किसी रिएक्शन में भी देखोगे तो उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। लास्ट टॉपिक कोरेजन एंड रेंसिडिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है। कोरेजन और रेंसिडिटी होता क्या है, कोरेजन मतलब क्या समझ है, कोरोड, जो मतलब पूरा जंग करके निकल जाए, कोरेजन। अब कोरेजन क्या, कभी भी देखते हो ना कोई भी आयरन चीज हो बाहर ऐसे पड़ी है, मॉइस्चर आ गया, पानी लग गया, कुछ भी, तो वो क्या होती है, जंग लगना चालू हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे खत्म, पूरा सड़ के निकल गया। तो जो है ना, और फिर उसमें से देखोगे ब्राउन कलर की पार्टिकल निकलेगी छोटी छोटी, तो वही सब हमारा कोरोड करके निकल गया, कोरेजन हो गया। इसको रोके कैसे, इसको रोकने का बहुत अच्छा उपाय है, आप एलॉइंग करिए। एलॉइंग जानते ही होगे, एलॉय बनाना मेटल से मेटल का, ये मेटल से नॉन मेटल का एलॉय बनेगा, ये करिए। पेंट लगा दीजिए, ये ग्लोबनाइजिंग कर लीजिए, ये एनोडाइजिंग कर लीजिए, ये सब टर्म है, यही सब चीजें करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोरेजन को हम स्टॉप कर सकते हैं। ये कोरेजन आप जब थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल में ना, वहां भी आपको बताया जाएगा, वहां तो और अच्छा रहेगा। रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक, फिर खत्म। रेंसिडिटी क्या है, कभी भी चिप्स लेने जाते हैं हम लोग ना, बहुत अच्छा भाई चिप्स मिल गया 5 रुपए का 10 रुपए का, ये चिप्स लेने जाते हैं ना, कभी छुए हो, क्यों फूला हुआ रहता है भाई, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्यों, क्योंकि वो रेंस ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि भाई जब वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी ना तो फिर ऑयल जो फैटी चीज है उसके अंदर वो स्मेल आएगा, खराब खराब से स्मेल, जैसे लगेगा ना कि भाई वो खत्म हो गया है, तो वो स्मेल आएगा। तो इसको हम लोग को रोकने के लिए कुछ हमारे रेंसिडिटी के जो होते हैं हमारे एंटी रेसिडेंटी, वो तो हम लोग रोकते हैं, क्या डाल के, नाइट्रोजन, और इसी को कहते हैं एंटी ऑक्सीडेशन। ये एंटी ऑक्सीडेशन ही हमारा नाइट्रोजन है, ये हो गया। अब कोई कोई बच्चे पूछ रहे थे सर व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कुछ है नहीं, कैटलिस्ट आपको ये देखना है कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रिएक्शन और डिक्रीज द रिएक्शन, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब मैं एक लड़का का रखा हूं, मेरे बगल में है एक लड़का, उसके बगल में है एक लड़का, उस लड़के ने उस लड़के को एक झापड़ मारा, बातचीत हुआ, मैं दूर खड़ा हूं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं बस ये बोला भाई भाई वो तुझको मारा है, ऐसे तेरी मम्मी को कह रहा था, ऐसे तेरे पापा को कह रहा था, मैंने क्या किया, भड़काया, वो तो और मारेगा लगा के।
तो ये क्या हुआ, मैंने इंक्रीज कर दिया रिएक्शन को और तेज बढ़ा दिया कि भाई मारो एकदम लड़ लिया जाएगा। मैं लेकिन पार्टिसिपेट किया नहीं। वैसे ही कैटलिस्ट भी होते हैं। कैटलिस्ट का काम कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देना, टेम्परेचर बढ़ा देना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 343 एक आपका इक्वल प्रेशर है, ये याद रखना है। अब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। मुझे नहीं लगता अब आपको कहीं डाउट होगा, लेकिन हाँ जाने से पहले मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं आऊंगा तो मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर चालू करने वाला हूं, लाइट, जो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हम हमारे साथ रहो और आप लोगों का साथ रहेगा तो जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, मैंने 9th का भी बैच पढ़ा के भेजा है, तो अब आप लोगों का भी बैच है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं ना, उनमें भी वही बोला था, कॉन्फिडेंट लेवल हाई करो। जब तक कॉन्फिडेंट लेवल हाई नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब जो रिएक्शन में जितना भी लिखा है ना, सब बोलते हैं भैया याद नहीं हो रहा है। भाई याद करने की जरूरत ही क्यों, जब एक बार समझ जाओगे ना तो खुद से लिख लोगे। हाँ, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो बाद में बात है, वो अभी भी कर लोगे सीखते सीखते, लेकिन हाँ ये रिएक्शन आप खुद याद कर लोगे बिना रट्टा मारे। ये बस कॉन्फिडेंट लेवल हाई करो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।